जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जो हम लोग का फायरमैन का प्रैक्टिस सेट है वह सेट 13 है, आपको 1 से लेकर 12 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ से हम लोग का प्रश्न स्टार्ट हुआ। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर सामान्य अध्ययन से आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि गांधी सागर बांध डॉट नदी पर बनाया गया। ये जो गांधी सागर बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह चंबल नदी पर बनाया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चंबल नदी कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है कि हम लोग का पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर यहाँ पर पूछा गया है, तो वह हो जाएगा आपका अन्नामुड़ी। कौन सा हो जाएगा? अन्नामुड़ी, जिसकी लंबाई यहाँ पर आपको 2695 मीटर है। ठीक, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरे नंबर है कि जिला गुना डॉट नदी से विभाजित। तो ये जो जिला गुना है किस नदी से विभाजित होता है? तो बिल्कुल यह जो है सिंधु नदी से विभाजित होता है। हम पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यह जो गुना है सिंधु नदी से विभाजित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न हम लोग का है कि सांसद में बजट इस दिन को पेश किया जाता है। ये जो सांसद में बजट है ये किस दिन को पेश किया जाता है? तो ये हाल ही में फिलहाल यहाँ पर पास किया गया था। ये फरवरी के आखिरी दिन को पास किया जाता है। कब? फरवरी के आखिरी दिन को। और यहाँ पर कब पास किसका भी समय होता है तो यह 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, यहाँ पर शाम ये थी क्या बोलते हैं फरवरी के आखिरी दिन को, और यहाँ पर ये 11 बजे में प्रस्तुत किया जाता है। पहले देखिए 1999 के पहले यह 5 बजे शाम को क्या होता था, यह प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1999 के बाद यह 11 बजे दिन को प्रस्तुत किया जाता है, फरवरी के आखिरी दिन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर राइट आंसर आप बी कर लीजिए। यहाँ पर असत्य यानी कि सही नहीं है, यही पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 7वां नंबर है कि निम्न कणों में से कौन एक है जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? कौन डाल सकता है यहाँ पर जोखिम में? तो यहाँ पर माइक्रोवेव जोखिम में डाल सकते हैं। यहाँ पर आप राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 8वें नंबर प्रश्न हम लोग है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सभी को पता है ये जो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण। यहाँ पर सितारों में अक्षय ऊर्जा ये देख रहे हैं, इसका स्रोत का कारण क्या है? तो इसका स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ये जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव हो सकती है। इस पर विचार करने के लिए हमसे बोला गया है। चलिए हम लोग विचार करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है कि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। दूसरा है न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं नहीं कि तुरंत भाग लेते हैं। तीसरा है कि दूत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। चौथा है कि विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। यहाँ पर हम लोग विचार कर लिए, यहाँ पर जो सही होगा वह सही हम लोग को खोजना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही है पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। देखिए ये पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट है जो सही है, बाकी सब गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन विखंडन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर विचार करना है, यह संलयन विखंडन के विषय में विचार करना है। तो पहला है ये भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा है साधारणतः उनकी टोकमा डिजाइन होती है। और तीसरा है वे बहुत अधिक
तापक्रम पर कार्य करते हैं। ठीक, इसमें से हम लोग इसमें 3 ही स्टेटमेंट है, इसमें कौन सा सही है? तो देखिए इसमें जो आपका सही है ना वह 2 स्टेटमेंट और 3, यहाँ पर देखिए ये और ये सही है। ठीक, साधारणतः उसकी टोकमा डिजाइन होती है और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ये जो है 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? यहाँ पर नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर जो आप कैल्शियम देख रहे हैं ये नाभिकीय ईंधन के रूप में यह प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए यूरेनियम, थोरियम और जो प्लूटोनियम है यह रेडियो एक्टिव तत्व है जिनका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि ये जो ज्ञात हो सकता है कैल्शियम एक धात्विक तत्व है। जबकि यहाँ पर देखिए जो कैल्शियम है एक धात्विक तत्व है। हमारी हड्डियाँ, दांत, अंडे के छिलके आदि में ये कैल्शियम प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है संकेत होता है वो Ca होता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 20 होता है। ठीक, तो ये कैल्शियम जो है आपका नाभिकीय ईंधन बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि एक रेडियो धर्मी पदार्थ की जो धर्म अर्ध आयु, यहाँ पर अर्ध आयु है, अर्ध आयु 10 है तो 10 दिन है। तो इसका जो अभिप्राय है तो क्या है? इसका अभिप्राय है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, यही तात्पर्य है। राइट आंसर यहाँ पर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? सुमिलित इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च या कल्लापक्कम, दूसरा है एटॉमिक है यहाँ पर एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये हैदराबाद में है। तीसरा है कि हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चेन्नई में, इसको थोड़ा सा हम लोग घेर देते हैं, ये चेन्नई में। और यहाँ पर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में, ये सही है। यहाँ पर देखिए जो तीसरा है ना ये तीसरा गलत है। ठीक, ये जो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ठीक, और ये जो है परमाणु रिएक्टरों का मुख्य कार्य उत्पादन तथा शोध के लिए ये अनुसंधान करता है। ठीक, ये जो है यहाँ पर चेन्नई में नहीं है बल्कि ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मंदक के रूप में यहाँ पर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबक के व्याकुंचित होता है? यहाँ पर चुंबक से व्याकुंचित होता है, कौन सा है जो? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर बीटा किरणें हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो बीटा किरणें हैं चुंबक से व्याकुंचित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है कि धारा एप्लीकेशन फैक्टर अल्फा DC किससे प्रदर्शित करते हैं? ये अल्फ़ा जो DC है किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप मक्खी देख रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़िए। इसका जो आंसर होगा 1 के यहाँ बेस में 3 और यहाँ पर y 1 के बेस में e हो जाएगा। यहाँ पर यही आंसर है। ठीक, नहीं दिख रहा है क्या? ये ऐसे है, ऐसे इसके बेस में e c और इसके y यहाँ पर है और फिर i के बट्टे में यहाँ पर बेस में e है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर है कि एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है। ये जो एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड है जो बनाया जा सकता है वह गैलियम आर्सेनाइड के द्वारा, यहाँ पर आर्सेनाइड से बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? यहाँ पर जो ग्रह गति नियम है इसका निरूपण किसने किया था? तो ये जॉनिस केपलर ने किया था। यहाँ पर राइट आंसर आप जॉनिस केपलर कर लीजिए। चलिए 20 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है? प्रश्न है कि भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की टेक्नोलॉजी विकसित की थी? यहाँ पर अंतर्मुखी विस्फोट की टेक्नोलॉजी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह डॉक्टर
होमी जे भाभा यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा यह विकसित की गई है। चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो उनका जन्म है 1919 से लेकर 1966 यानी कि 1909 से लेकर उनका जन्म और 1966 में उनकी मृत्यु। भारत में परमाणु शक्ति के जनक माने जाते हैं। यह परमाणु शक्ति आयोग के प्रथम चेयरमैन थे। कॉस्मिक किरणें तथा क्वांटम थ्योरी पर अपने महत्वपूर्ण शोध किया था। भारत का प्रथम परमाणु एटॉमिक रिसर्च ट्रॉम्बे में इन्हीं की देखरेख में स्थापित किया गया था। जो पहला परमाणु रिएक्टर यहाँ पर जो स्थापित किया गया था यह इनके देखरेख में ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया था। भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी विकसित की थी। ठीक, यहाँ पर आप राइट आंसर समझ ये हो गया, यहाँ पर समझ लिए उनके बारे में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया था। ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है आपको 11 मई को मनाया था। यहाँ पर राइट आंसर आप सी कर लीजिए 11 मई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 22 नंबर पर थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला ये 8 मार्च को मनाया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि होलकर क्रिकेट टीम यहाँ पर होलकर क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। तो उनके द्वारा यहाँ पर 6 बार रणजी ट्रॉफी जीता गया। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिए, कितने बार, 6 बार जीता गया है। सॉरी यहाँ पर 6 बार नहीं जीता गया है, 4 बार जीता गया था यार, क्या बोलते हैं, होलकर के द्वारा ये जो रणजी ट्रॉफी है 4 बार जीता गया। राइट आंसर आप सीख लीजिए 4 बार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का हड़प्पा सभ्यता में प्रवेश किया। यहाँ पर 2-4 जो प्रश्न ऐसे हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न यहाँ पर अगले आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर 1921 में किया गया था। कब किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर 1921 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 25 नंबर है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो बंदरगाह है कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था जो यहाँ पर लोथल था। यहाँ पर राइट आंसर आप भी कर लीजिए, लोथल था। यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह लोथल था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल का जो खोज था 1957 में किया गया था। कब किया गया था, लोथल का जो खोज है इसको 1957 में खोजा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि 26 नंबर के मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये जो मोहनजोदड़ो है कहाँ स्थित है, तो ये सिंध में स्थित है। आप लोग इसको भी करिए, सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। कहाँ पर, वहाँ पर एक लरकाना जिला है वहीं पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखलाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। रखलाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। और ये जो मोहनजोदड़ो नगर जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। यहाँ पर किस देवता की जो समतुल्य चित्रांकन है वो मिलता है। तो यहाँ पर आदेश शिव का चित्रांकन मिलता है। यहाँ पर राइट आंसर एक कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को किस एक के अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जानते हैं जिसको मृतकों का टीला बोला जाता है। ये मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जानते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ ये रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो रोपड़ जगह है पंजाब के किस नदी के किनारे है। तो ये जो रोपड़ है सतलुज नदी के किनारे है। यहाँ पर राइट आंसर आप इसको सतलुज नदी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से। तो वो दोनों हैं यहाँ पर दयाराम साहनी और यहाँ पर जो रखलाल दास बनर्जी थे। ठीक, रखलाल दास बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 31 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। कौन सा जो सिंधु स्थल है जो कि यह समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो वह हो जाएगा बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका
समुद्र तट पर नहीं विकसित। ये जो कोटदीजी, ये जो कोटदीजी है समुद्र स्तर पर ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जार पर चोंच में दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है। किस जगह पर यह जो देखने को दृश्य मिलता है, तो यह दृश्य आपको लोथल में मिलता है। ठीक, राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न में दो कथन दिया गया है। पहला है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा में है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें कौन सा सही है, तो देखिए इसमें जो दोनों कथनों में आपको सही है वह सही है कि ए और बी दोनों सही है, तथा जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, स्पष्टीकरण जो है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद ... चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण है, यहाँ पर पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। कौन देता है, तो देखिए वह जो अनुच्छेद है वह है यहाँ पर 324 है। आपका राइट आंसर 324 बी हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की व्याख्या दी गई है। ठीक, कितने यहाँ पर याद रखिएगा, 324 से लेकर 300 यहाँ पर 29 तक ये जो चुनाव के लिए क्या बोलते हैं, निर्वाचन के लिए यहाँ पर व्याख्या की गई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, न्यूनतम समर्थन मूल्य ... द्वारा अनुशंसित होता है। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसके द्वारा अनुशंसित होता है, तो यह अनुशंसित होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। यहाँ पर कृषि लागत और यह मूल्य आयोग के द्वारा अनुशंसित होता है। चलिए राइट आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर एक तथ्य करें कि दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वह माजुली है। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए, माजुली है। थोड़ा सा हम इसको माजुली के बारे में जानते हैं। माजुली द्वीप दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 880 वर्ग किलोमीटर है। माजुली द्वीप के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी तथा उत्तर में कुटी नमक धारा स्थित है। माजुली द्वीप का जिला मुख्यालय जोरहाटा है। यहाँ पर जो माजुली द्वीप का जिला है ये जोरहाटा है। इसका क्षेत्रफल कितना था, 880 के यहाँ पर वर्ग किलोमीटर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन राज्य में है, किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है दार्जिलिंग के हिमालय क्षेत्र का घूम रेलवे स्टेशन है। कौन सा रेलवे स्टेशन है, ये जो घूम नाम का एक रेलवे स्टेशन है, ये घूम नाम जो कि ये दार्जिलिंग के हिमालय क्षेत्र का घूम रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन यहाँ पर 2058 देखिए 2258 मीटर यानी कि 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितना है, 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो जगह है, ये जो धूम है, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी का क्षेत्र है। इस रेलवे स्टेशन के पास टाइगर हिल नामक एक चोटी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर हम लोग का है कि वर्कला चवारा यहाँ पर कैसा है, वर्कला चवारा चवाकड़ और नत्तिका ... राज्यों में समुद्री तट है। यह समुद्री तट केरल में है। ये तीनों चारों जो है केरल के समुद्री तट है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम ... में पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था, तो देखिए ये 1949 में पारित किया था। यहाँ पर राइट आंसर आप बी कर लीजिएगा, ये 1949 में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाँ बिल्कुल ये 1949 में ही
पारित किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 40 नंबर यहाँ पर एक स्थान है, कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन सा है। सबसे पुराना गोल्फ कोर्स जो कौन सा है, तो वह है यहाँ पर रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब कोलकाता, या जो रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के प्रश्न हम लोग का कि राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक डॉट महीनों में एक बार बैठक करता है। ये देखिए, जो राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड है, ये प्रत्येक वर्ष में कितने बार यहाँ पर बैठक करता है, तो ये बैठक आपको 6 बार होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आप ए कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डॉट को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, तो वह ग्लूकोज को संश्लेषित के लिए करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सेव में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है C4H6 और O5 होता है। ठीक, C4H6 और O5 यानी कि O5 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम के संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा साइमन आयोग। यूनाइटेड किंगडम के सांसद 7 सदस्यों का एक समूह था, यहाँ पर आपका साइमन कमीशन हो जाएगा। ठीक, साइमन कमीशन, यहाँ पर साइमन आयोग लिखा गया है, साइमन आयोग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर यहाँ पर देखिए। प्रश्न है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला वह राजिया बेगम थी। देखिए, राजिया बेगम का जो पूरा नाम था वह राजिया अल्दीना सुल्तान था। ठीक, राजिया अल्दीना सुल्तान था। इसका जन्म 1205 में और इसकी जो मृत्यु है 1240 में हुआ था। ये जो थी इल्तुतमिश के पुत्र थी, यानी कि ये इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पर पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो लेजर है यह आविष्कार किया गया था TH मैमन के द्वारा, TH मैमन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 47 नंबर की वर्ष 1556 में मुगल सम्राट का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था। वर्ष 1556 में जो मुगल सम्राट का सिंहासन है किसे प्राप्त किया हुआ था, तो यह अकबर को प्राप्त हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर आप डी कर लीजिएगा, अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से विषम पद पहचानिए। इसमें से ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर, माइक्रोवेव, कोएक्टिव, यहाँ पर एक्सियल केबल। यहाँ पर इसमें से जो अलग है वो कौन सा है, तो देखिए इसमें से सभी में अलग जो है वह अलग यहाँ पर आपका माइक्रोवेव है। ठीक, यहाँ पर देखिए माइक्रोवेव जो है एक रेडियो तरंग है, जबकि ये जो तीनों है समकक्षी केबल, ऑप्टिकल फाइबर और जो मुंडी जोड़ी एक केबल है, ये तीनों जो है तारों का एक रूप है। ठीक, ये तीनों जो है एक तारों का रूप है, लेकिन ये जो माइक्रोवेव है यह एक रेडियो तरंग है। चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है। यहाँ पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ, यहाँ पर कंठ रूप नहीं है, तो यह पखवाज जो है ये नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर राज्य में स्थित है। ये जो खजुराहो मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है, तो देखिए हम खजुराहो है ये जो आपका मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश का खजुराहो भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। खजुराहो इसके यहाँ पर जो खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से, यहाँ पर अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन
स्मारक है। ठीक, ये जो चंदेल शासकों ने इसको मंदिर का यहाँ चंदेल शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ये सन 900 से लेकर यहाँ पर 1130 ईस्वी के बीच में इसकी जो है निर्माण कराई गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 51 नंबर है। प्रश्न रिक्त है कि वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर मांग को प्रदर्शित करता है, तो यह जो प्रदर्शित करता है वह बाजार मांग, यहाँ पर बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमतों के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। विल्सन रोग का लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये रतौंधी जो है विल्सन रोग का ये लक्षण नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि प्रश्न की बैरिस्टिक, यहाँ पर बैरिस्टिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डॉट में परिवर्तन लाती है। किसी में परिवर्तन लाती है जो ये बैरिस्टिक सर्जरी है, तो यह जो परिवर्तन लाता है पाचन तंत्र में परिवर्तन लाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? ठीक, यहाँ पर गांधी इरविन जो समझौता है ये कब हुआ था? देखिए यह हुआ था 1931 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, जिसको दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। इसमें कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? तो यहाँ पर खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, यह जो शर्त है यह नहीं रखा गया था। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि जिस बाजार संरचना में केवल डॉट विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। देखिए जिस बाजार में केवल एक विक्रेता, एक बेचने वाला रहेगा, तो ये जो बाजार का यहाँ पर बाजार होगा वो एकाधिकार में होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यहाँ पर न्यायाधीश तो लीला सेठ थी। यहाँ पर राइट आंसर आप क्या कीजिएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, यह लीला सेठ थी। देखिए लीला सेठ 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। कब बनी थी? 1978 में। ठीक, 1978 में ये बनी। उसके बाद में 1981 में, ये जो इसके 78 के बाद 1981 में वह है हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न यहाँ पर एक स्थान करें कि डॉट रिकेटस रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से यहाँ पर आपको रिकेटस रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि अधिकांश पुष्पी पादपों में चार गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? ये अनुपात पूछा गया कि क्या होता है, तो यह अनुपात होता है यहाँ पर 1:3। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुनामी डॉट के कारण होता है, तो सुनामी है यह आपको पानी के नीचे ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण होता है। पानी के नीचे जो ज्वालामुखीय गतिविधियाँ होती है उसी के कारण ये सुनामी आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 60 नंबर प्रश्न है कि पंछियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर पंछियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये प्रश्न है कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? यहाँ पर भक्ति आंदोलन के अग्रदूत पूछा गया कौन थे? तो यहाँ पर रामानंद थे। राइट आंसर आप बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन में गैस ले जाने की क्षमता को कम करती है? तो वह जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि नहीं कार्बन नहीं, मोनोऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल, हाँ यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, ये कार्बन मोनो ऑक्साइड ही होगा
जो रक्त को क्षमता, रक्त की ऑक्सीजन को ले जाने में ये क्षमता को कम करती है। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 61 नंबर का भी, हाँ जी ठीक है। अगला प्रश्न क्या 63 नंबर प्रश्न कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल ... प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। ये 4 प्रकार के, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्रकार के ऊतकों का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न देखा जाए। प्रश्न कि धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। ये जो धातु ऑक्साइड का जो स्वरूप होता है वह जो स्वरूप आपका क्षारीय होता है। राइट आंसर आप बी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि मार्बल कैंसर क्या है। ये मार्बल कैंसर क्या है, तो मार्बल कैंसर अम्लीय वर्षा के कारण ये मार्बल कैंसर का क्षरण है। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर अम्लीय वर्षा के कारण। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न देखिए। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि यह कार्बनिक के रूप में। यहाँ पर प्रश्न है कि कार्बन युक्त यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइनाइड्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइनाइड्स। राइट आंसर आप सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है। यहाँ पर देखिए जनगणना जो 2011 है यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में यहाँ पर देखिएगा आप लोग जाकर, तो जनगणना 2011 को बहुत डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़ चुका है। वहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न नहीं पड़ता है, यदि आप नहीं छूटता है, यदि आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर 2000 जनगणना 11 के अनुसार कौन सा सबसे कम आबादी वाला है, तो कम आबादी वाला में आ जाएगा यहाँ पर कपूरथला। राइट आंसर आप इसको डी कर लीजिए, जो कि ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, कपूरथला, पंजाब में। चलिए अगला प्रश्न की प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो देखिए सिंपल सा बात है, ये जो अपना त्याग पत्र देंगे वह भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो किसको देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। ये अनुच्छेद 56 के अनुसार वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर के भारत में प्रथम मुगल सम्राट था। भारत में प्रथम मुगल सम्राट यहाँ पर बाबर था। कौन था, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कौन था, बाबर। चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न है कि 1500 क्या बोल रहे हैं। प्रश्न है कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। ब्लूटूथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, यह डॉक्टर जाप हडसन के द्वारा। यहाँ पर डॉक्टर जाप हडसन के द्वारा ब्लूटूथ, जो कि आप लोग कानों में लगाकर घूमते हैं, इसका खोज किया था। कौन किया था, डॉक्टर जाप हडसन। अगला प्रश्न किए, प्रश्न है हम लोग का है कि कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत ... होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कीमत यहाँ पर स्वीकारक फर्म की औसत संप्रति बाजार कीमत के बराबर होती है। यहाँ पर आपका के बराबर होती है। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल यह कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न है कि है यहाँ पर कि यहाँ पर रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी। तो यहाँ पर तुलसीदास रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ थे। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आप सी कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग तुलसीदास के बारे में भी समझ लेते हैं। तो तुलसीदास का जो जन्म था 1523 में होता है। कहाँ पर होता है, 1523 के बांदा जिले के राजपुर नामक ग्राम में होता है। बांदा जिला था और राजपुरा नामक ग्राम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि जात और स्वार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जात और स्वार ये किस प्रशासनिक प्रणाली से, यहाँ पर प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है, तो ये दोनों संबंधित है मानव शब्दारी से। यहाँ पर राइट आंसर आप सी कर लीजिएगा, मानव शब्दारी से संबंधित है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यहाँ पर 75 नंबर है कि मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं, खरीदार या विक्रेता कंपनियां, यहाँ पर इसके मतलब में देगा निभाने, और यहाँ पर निर्णयकर्ता जो अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं और उनकी यहाँ पर व्यक्तिगत संतुष्टिकरण या कल्याण स्तर क्या कहलाता है, यहाँ पर क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की, ये प्रश्न यहाँ पर भी 2011 जनगणना से पूछा गया है। 2 प्रश्न इस सेट में जनगणना से पूछ लिया है, तो आप लोग वहाँ जाइए आप पिछले वीडियो में, और जो जनगणना है 2011 का उसको कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ से आपको फिर एक भी प्रश्न यहाँ पर नहीं छूटेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यह उत्तर प्रदेश है, जिसकी जो जनसंख्या है वह लगभग में यहाँ पर आपकी 21 करोड़ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न हिंदी का है। इस हिंदी से प्रश्न है कि गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। इस वाक्य में जो गाय है इसका पद परिचय देना है। तो देखिए जो गाय है ये भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर गाय 277 नंबर, यहाँ पर गाय जो है भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है, और खा रही है यह क्रिया का क्रम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न है कि ये प्रश्न है कि श्रुति सम शब्द की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचानिए। इसमें सही अर्थ पहचानना है, तो देखिए इसमें सही जो हो जाएगा कुल और कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल और कुल हो जाएगा। पहला कुल का मतलब होता है, यहाँ पर क्या होता है, कुल का मतलब खानदान होता है। जो दूसरा कुल है इसमें आपका इसका किनारा होता है, इसके कुल मतलब किनारा होता है और इसके मतलब खानदान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि तोते की तरह आंखें फेरना, तोता की तरह आंखें फेरना इस मुहावरे का सही अर्थ, तो पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, यही तोते की तरह आंखें फेरने का सही अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, किस वाक्य में आपको भविष्य काल दिख रहा है। तो देखिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इस वाक्य में बिल्कुल भविष्य काल जो है झलक रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 19 शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग, यहाँ पर 19 जो शब्द है इसमें हिंदी कौन सा प्रयुक्त शब्द किया गया। तो देखिए इसमें जो प्रयुक्त किया गया है उन, यह जो उन है यह शब्द प्रयुक्त किया गया है उपसर्ग के रूप में। चलिए प्रश्न 82 नंबर है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास नाम लिखिए। यहाँ पर शताब्दी जो शब्द है इसमें कौन सा समास छुपा हुआ है। तो इसमें दिंगु समास है, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा दिंदु। यहाँ पर जो पहला है ये जो संख्यावाचक है इसलिए यहाँ पर दिंगु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अत्युत्तम, यहाँ पर अत्युत्तम किन 2 शब्दों से बना है। ये जो अत्युत्तम है किन 2 शब्दों से जुड़कर बना है। तो यह जो बना है आपका अति प्लस उत्तम, ये दोनों शब्दों से जुड़कर बना है। चलिए अगला प्रश्न किया, प्रश्न हम लोग का अंग्रेजी क्या है। प्रश्न है कि फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ पर ग्रामर की तरह से ग्रामर के दृष्टि से देखते हैं तो इसमें जो वाक्य है गलत है। रॉन्ग सेंटेंस कौन सा जो है इसमें गलत है। तो देखिए इसमें जो गलत है वह ऑप्शन सी का गलत है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पर सी का गलत है। यहाँ पर गो की जगह पर क्या होगा, गोज होगा। ठीक, गो की जगह पर क्या होगा, गोज होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 85 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सिलेक्ट नो एरर। और एरर इसमें कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर 3 शब्द लिखा गया, चौथा में नो एरर लिखा गया। तो इसमें जो है आपका नो एरर, यहाँ पर किसी में एरर देखने को नहीं है। ऑप्शन जो डी है सही है। ये जो सभी तीनों वाक्य लिखा गया ये तीनों सही वाक्य लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन
for alternatives, select the one which best expresses the meaning of दी गिवन वर्ड। यहाँ पर अब्स्ट्रेन, यहाँ पर अब्स्ट्रेन का जो सही मीनिंग होगा वह क्या होगा? तो देखिए अब्स्ट्रेन का मतलब होता है संसाधक, सॉरी यहाँ पर एब्स्ट्रेन का मतलब होता है अलग रखना, यहाँ पर संयम रखना। तो इसका जो सेम मीनिंग हो जाएगा वह हो जाएगा रिफ्ट्रेन। यहाँ पर ये जो ए है रिफ्ट्रेन है, इसका मतलब जो होता है यहाँ पर अलग होना होता है, इसके मतलब भी अलग होना और इसके मतलब भी अलग होना। तो ये जो ए है बिल्कुल सही है। In the following question, out of the given for alternative, select the one which opposite in meaning of the given word। यहाँ पर प्रोडेसेसर का opposite meaning खोजना है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडेसेसर का होता है संसाधक होता है, और यहाँ पर इसका जो अपोजिट मीनिंग खोजना है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सक्सेसर हो जाएगा, यहाँ पर सक्सेसर हो जाएगा। इसका मतलब जो तो क्या होता है परावर्ती होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द फॉर गिवन अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। यहाँ पर इन द टीथ ऑफ, यहाँ पर इन द टीथ ऑफ का इडियम और फ्रेज खोजना है। तो इसका मतलब इन द टीथ का, यहाँ पर इन द टीथ का क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है प्रतिकूल। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का इसका इडियम फ्रेज हो जाएगा इन दी फेस ऑफ। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, प्रश्न है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वे, आउट ऑफ द विच ओनली वन करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर इसमें हम लोग का सही मीनिंग यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फुलफिलमेंट, यहाँ पर देखिए फुलफिलमेंट लिखा गया, कौन सा इसमें सही है? इसका मतलब होता है परिसंतोष या संतृप्ति। इसका मतलब जो कौन सा सही है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए का मीनिंग है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर ऑब्डिकेट, यहाँ पर ऑब्डिकेट का यहाँ पर मीनिंग खोजना है एक्सप्रेसेस द्वारा। इसके सेम मीनिंग क्या होगा? तो देखिए इसका होता है त्यागना होता है। अभी ऑब्डिकेट मतलब त्यागना होता है, और इसके लिए जो सेम मीनिंग होगा अबॉन्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है अबॉन्ड हो जाएगा, इसके मतलब होता है परित्याग करना। तो दोनों जो है मीनिंग सेम है, राइट आंसर इसमें सी कह लीजिए। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। और अगला प्रश्न जो हम लोग का मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग पीडीएफ के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था वह 13 था, आपको जो 14 है जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।